डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकंड समावेशी शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रेल लिपि के बारे में बताने वाली हूं, जो कि आपके डीएलएड में ही नहीं बल्कि आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो या फिर आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो, तो आप टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सब में ब्रेल लिपि से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। फिलहाल अभी तो आप थर्ड सेमेस्टर में हो, जो कि आपका ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ या कोई भी लाइव क्लासेस लूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। उसके बाद आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप मुझसे आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बात करते हैं ब्रेल लिपि की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट, जितना भी कहें उतना कम है। तो ये आपको वीडियो पूरी देखनी है, बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही बात हम यहाँ पर करेंगे। बात करते हैं ब्रेल लिपि की। ब्रेल लिपि को आपने देखा होगा, ब्रेल लिपि जो होते हैं उभरे हुए 6 बिंदुओं की एक लिपि होती है, ठीक है, जिसे स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जाता है। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया, इतना तो आपके अंदर इतना है कि आप समझ गए होंगे। स्पर्श करना यानी कि ये उनके लिए होगी जो क्या है, जो हमारे बच्चे क्या है, आँख से अंधे हैं, ठीक है, उनके लिए होगी, क्योंकि स्पर्श करके यानी छू करके पढ़ा जाता है। तो छू करके वही बालक, वही बच्चे पढ़ेंगे जो आँख से अंधे होंगे। तो ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की लिपि है, जिससे स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जाता है। इसमें पढ़ने व लिखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती, यानी किसी भी दृष्टि की, देखने की आवश्यकता, दृष्टि मतलब देखने की आवश्यकता नहीं होती कि हम इसको देखेंगे तभी पढ़ सकते हैं। हम इसे छू करके, हम इसे स्पर्श करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी ब्रेल लिपि है, इसका आविष्कार किसने किया था। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार सन 1821 में एक दृष्टिहीन व्यक्ति, आप देखिए कौन व्यक्ति, एक दृष्टिहीन व्यक्ति लुईस ब्रेल ने किया था। इसीलिए इसका नाम क्या है, ब्रेल। देखिए, लुईस ब्रेल उनका नाम था, हमारे वैज्ञानिक का, जिन्होंने इसकी क्या की थी, इसका आविष्कार किया था। कब? 1821 में। इसीलिए इनके नाम पर ही ये हमारी लिपि तैयार की गई, जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। परंतु लिपि को मान्यता लुईस ब्रेल के मरणोपरांत मिली। समझ में आ गया? ब्रेल लिपि जो है हमारे लुईस ब्रेल ने दी थी, ठीक है, लेकिन इसको जो प्रकाशित किया गया, इसके बारे में जब इसका क्या है, इसकी जो मान्यता हुई, वो जो है इनके मरने के बाद प्राप्त हुई, ठीक है। मरने से पहले होती तो कितना अच्छा होता, हमारे लुईस ब्रेल कितने खुश होते हैं ना, लेकिन इनके मरने के बाद इसकी मान्यता उनको मिली। तो ब्रेल लिपि से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बताती चलूँगी, क्योंकि जब मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट कि ब्रेल लिपि किस तरीके के बच्चों के लिए यूज़ की जाती है। ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं, उन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि में कैसे पढ़ा जाता है, ब्रेल लिपि को बिना देखे हुए स्पर्श करके पढ़ा और लिखा जाता है, ठीक है। ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ था? ब्रेल लिपि का आविष्कार सन 1821 में हुआ था, जो कि 19 में भी पूछा गया है और 20 में भी पूछा गया है। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ था? सन 1821 में हुआ था। किसने किया था? दृष्टिहीन व्यक्ति लुईस ब्रेल ने किया था। इसको मान्यता कब प्राप्त हुई? जब लुईस ब्रेल की मृत्यु हो गई, उसके बाद ही इसको मान्यता मिली। किसको? ब्रेल लिपि की मान्यता प्राप्त हुई। अब हम बात करते हैं इस लिपि का स्वरूप इस प्रकार से है, यानी इस लिपि का स्वरूप कैसा था। तो इन 6 बिंदुओं के विभिन्न संयोगों के आधार पर विश्व की सभी भाषाओं की वर्णमालाएं, विराम चिन्ह, संक्षेप, संकेत आदि तैयार की गई, यानी कि 6 बिंदुओं से ही सारी चीज़ें तैयार कर दी गई हैं। उसी में सारी भाषाएं, उसी में वर्णमाला, उसी में विराम चिन्ह भी, उसी में संक्षेप भी, उसी में संकेत भी। सोचिए, इतना सारा तैयार किया गया था। भारतीय ब्रेल भी इन्हीं 6 बिंदुओं पर आधारित हैं। भारत की सभी भाषाएं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु इत्यादि इस लिपि के माध्यम से पढ़ी या लिखी जा सकती है। ऐसा नहीं सिर्फ हिंदी पढ़ी जा सकती, इंग्लिश पढ़ी जा सकती, भारत की सभी भाषाएं पढ़ी जा सकती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल चिन्ह जो है वो मोटे कागज़ पर लेखन पाटी यानी ब्रेल स्लेट जिसको बोलते हैं, स्टाइल
अथवा ब्रेल लेखन सामग्री की सहायता से उभारे जाते हैं। लेखन पाटी पर यानी कि जो ब्रेल वो स्लेट होती है उस पर लिखते समय स्टाइल्स दबाकर एक एक बिंदु कागज पर बनाए जाते हैं जो दूसरी ओर उभर जाते हैं। आपने कभी देखा होगा जब आप कभी फ्री होते हो या आप छोटे थे, आपने देखा होगा अपने कागज़ पे पेन से छेद करते होगे या पेंसिल से छेद करते होगे तो पीछे जो छेद करते हो पीछे से वो उभर जाता है। अतः लेखन पाटी पर दाएं से बाएं लिखना पड़ता है। लेखन पाटी पर कागज के दोनों ओर लिखा जा सकता है। दूसरी ओर लिखते समय दो पंक्तियों के बीच नई ब्रेल पंक्ति लिखी जाती है। तो इस तरीके से ब्रेल लिपि को सजाया गया है, इस तरीके से ब्रेल पाटी को सजाया गया है और बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाता है। इसमें भारत की सभी भाषाएं आती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश आती, हिंदी आती है। तो ये थी हमारी ब्रेल लिपि के बारे में चर्चा। ब्रेल लिपि किस तरीके से दर्शाई गई है ये भी आपको, ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं ये भी आपको याद करने हैं, छोड़ने नहीं हैं, ठीक है। तो सारे के सारे ये पॉइंट भी आपको याद करने हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, किस सन में किया, किस लिए किया और क्यों किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे पता चल गई। यहीं से सारे क्वेश्चंस आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ठीक है, और आपके MCQ सारे क्वेश्चंस यहीं पर तैयार हो गए अगर आपने सुन लिया होगा ध्यानपूर्वक। अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, टॉपिक 7 था। ये हमारा चैप्टर 7 है। मैंने चैप्टर वाइज नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आप डायरेक्ट पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये आपके इस तरीके से प्रश्न भी बनते हैं कि समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने के लिए आवश्यक टूल्स व तकनीकी कौन कौन सी हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया है। तो आपको पता है जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वही लाकर यहाँ पर रखती हूँ, वही चीज़ें पढ़ाती हूँ, बकवास चीज़ें नहीं पढ़ाती हूँ जो आपका टाइम वेस्ट करे और साथ ही साथ आपके पेपर में भी ना आए, ठीक है। तो हम बात करते हैं समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। तो पहले क्या होता था, जो हमारे अलग अलग तरीके के बच्चे, समावेशी बच्चे, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं। आपको पता है जब अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो नीट की तैयारी करता है, ठीक है, और कोई टीचर बनना चाहता है, टीचर के लिए आप किसी क्या बोलते हैं, आप जैसे टेट और सीटेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो। तो इसी तरह कहा गया है प्राचीन काल से ही अनेक रूपों में बुद्धि परीक्षण होते रहे। आपने देखा होगा गुरुकुल वगैरह में गुरु क्या करते थे, कॉपी पेन से टेस्ट नहीं लेते थे, वो क्या करते थे, बुद्धि का टेस्ट लेते थे, दिमाग का टेस्ट लेते थे, ठीक है, कि बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी है, वो क्या सोचता है, कितना सोचता है, इसके हिसाब से उसका टेस्ट होता था। गुरुजी कुछ ना कुछ कार्य देते थे, उस कार्य में उनकी कोई ना कोई उद्देश्य होता था उस कार्य में, जिससे अगर वो बच्चा उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता था या उस उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच जाता था तो गुरुजी उसका एडमिशन ले लेते थे। तो प्राचीन काल से ही अनेक रूपों में बुद्धि परीक्षण होते रहे हैं। पहले बुद्धि परीक्षणों का आधार विभिन्न प्रकार की पहेलियां, जैसे पजल्स वगैरह, पहेलियां वगैरह दी जाती थी, ठीक है, हुआ करती थी। जब कोई विद्यार्थी गुरु के पास पढ़ने जाता था तो गुरु ज्ञान देने से पूर्व उसकी बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे, है ना। ज्ञान देने से पहले, नॉलेज देने से पहले उसकी बुद्धि का परीक्षण करते थे। यह भी एक प्रकार का बुद्धि मापन की अवधारणा ही थी। जैसे उदाहरण में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए जाते थे, द्वारपाल पहले उनसे कुछ प्रश्न पूछता था, यानी जो द्वारपाल होते थे तो उनसे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते थे बुद्धि से रिलेटेड, जिसका उत्तर मिलने के बाद क्या है, उनको अंदर जाने दिया जाता था, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं वुंट की। तो बुद्धि परीक्षण के बारे में हम यहीं से डिस्कस करने वाले हैं। तो वुंट ने 1879 में लिप्जिंग जर्मनी के प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली, यानी लिप्जिंग शहर में, एक लिप्जिंग शहर था जो जर्मनी में था, वहाँ पर हमारे वुंट जी ने 1889 में क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी जिसमें बुद्धि के मापन का प्रयास किया गया। और माना जाता है कि जिसका केंद्रीय ज्ञान जितना अधिक होता है वह उतना ही कुशाग्र बुद्धि का, मतलब उतना ही क्या होता है, उतना ही टैलेंटेड होता है। सन 1901 में जर्मनी के एक नए मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बिने ने क्या किया, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 का निर्माण किया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली थी, तो वुंट जी ने कब खोली थी, 1879 में खोली थी। कहाँ खोली थी, लिप्जिंग, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, ठीक है। फिर बुद्धि परीक्षण जो है उसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था, तो 1905 में हमारे एल्फ्रेड बिने ने किया था। और किया, इसी कारण इन्हें बुद्धि परीक्षण का पिता या जन्मदाता भी माना जाता है। बना तीसरा क्वेश्चन ये बना कि बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता या पिता या फादर ऑफ
इंटेलिजेंस किसे कहते हैं या फादर ऑफ मेंटल टेस्टिंग किसको बोलते हैं, तो हम एल्फ्रेड बिने को बोलते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एल्फ्रेड बिने को बोलते हैं। और हम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो हमारी पहली खोली गई थी वो हमारे वुंड जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि की बात करते हैं, हमारा शुरू होता है बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि की अगर हम बात करते हैं तो बुद्धि लब्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि जो है ये बुद्धि लब्धि से तात्पर्य बालक अथवा व्यक्ति की मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु के अनुपात से होता है। यानी कि बालक की जो वास्तविक आयु है, वास्तविक आयु का मतलब ये है कि यानी उसकी एज जो होती है, उसकी जो आयु होती है, उसकी जो एज होती है, ठीक है, वो कितने वर्ष का है, वो कितने साल का है। ठीक है, एक ये होती, मान लो बच्चा कोई 4 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 6 साल का, कोई 10 साल का। और एक होती मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु यानी कि अगर 4 साल का बच्चा है तो उसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए, अगर 5 साल का बच्चा हो तो उसके अंदर कितनी मानसिक आयु होनी चाहिए, इससे रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है। तो बुद्धि लब्धि से तात्पर्य बालक अथवा व्यक्ति की मानसिक आयु भी, यानी जो कितनी बुद्धि लब्धि है उसकी, इसका और वास्तविक आयु के अनुपात से होता है। इस अनुपात में से दशमलव बिंदु हटाने के लिए इस अनुपात को 100 से गुणा कर दिया जाता है, जो इस प्रकार है। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का सूत्र क्या होता है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस सूत्र से स्पष्ट यह है कि ये सूत्र क्यों दिया गया। तो इससे अगर किसी बालक अथवा व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का समान अर्थात एक बराबर होगी तो उसकी बुद्धि लब्धि 100 आएगी, और अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होगी तो बुद्धि लब्धि 100 से ज़्यादा होगी, और अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होगी तो उसकी बुद्धि लब्धि 100 से कम आएगी। समझ आ गया, इसलिए ये दर्शाया गया था और कहा गया कि इस बुद्धि के आधार पर उसकी बुद्धि का मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक टर्मन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टर्मन द्वारा निर्मित निम्नलिखित तालिका से किया जाता है। कैसे? टर्मन ने हमारे बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण किया था। कैसे, चलिए हम देखते हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, इसका वर्गीकरण। देखिए, अगर किसी की बुद्धि लब्धि 0 से 24 है तो वो कितनी, वो जड़ बुद्धि का, जैसे बोलते नहीं, बिल्कुल इडियट बॉय। ठीक है, 25 से 49 है तो वो मंद बुद्धि का, मतलब बहुत धीमी गति से सीखने वाला। 50 से अगर 69 है तो मूर्ख बुद्धि कहलाएगा। 70 से 79 है तो निर्बल बुद्धि कहलाएगा, यानी फीबल माइंडेड होता है। 80 से 89 है तो मंद बुद्धि यानी डल जो होता है। फिर क्या है, 90 से 109 तो सामान्य बुद्धि, 110 से 119 तो उत्कृष्ट बुद्धि, और अगर 140 से भी ज़्यादा है तो प्रतिभाशाली बालक, कहते नहीं, जीनियस बच्चा जो होता है, जीनियस बच्चा जो हर चीज़ में परफेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कहलाता है। ये हमारे टर्मन जी ने दी थी सारणी। अब हम बात करते हैं बुद्धि परीक्षण की। बुद्धि परीक्षण होता क्या है, बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं, तो इस पर चर्चा हम कल करेंगे। अगर हम आपको ज़्यादा पढ़ा देंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो कमेंट्स में आप लोग एक आंसर जरूर दीजिएगा कि जो हमारी ब्रेल लिपि है इसका आविष्कार कब और किसने किया और किसके लिए किया, तो ये आपको कमेंट्स में बताना है। और उसमें कितने बिंदु होते हैं तो ये आपको कमेंट्स में आंसर देना है। और जो भी कमेंट्स में आंसर देगा, मुझे पता चल जाएगा कि उन्हीं बच्चों ने पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो कमेंट्स में आंसर नहीं देंगे। तो मेरा समावेशी शिक्षा मैं इधर रेगुलर पढ़ा रही हूँ। रेगुलर पढ़ाने का मतलब ये है, मैथ की मेरी कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मैथ की मैंने पवन सीरीज शुरू कर दी है, जिसकी आज एक क्लास हो चुकी थी, और डेली मैथ की पवन सीरीज, राजन सीरीज, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐसे शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ समावेशी शिक्षा मुझे जल्द से जल्द खत्म करनी है, अच्छे से अच्छे पढ़ा करके, अच्छा से अच्छा पढ़ा करके जल्दी से ख़त्म करनी है, ताकि मैं इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके भी पवन सीरीज, राजन सीरीज को शुरू कर सकूँ। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके सारे पेपर खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाती जाऊँगी। ठीक है, रही बात सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस की मैं आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लेंदी है कि आप पढ़ोगे तो आप बोर भी होगे, बोर के साथ साथ आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी इतनी आसानी से, और आपका वही एंड में यही रहेगा कि प्रीवियस ईयर तैयार कर लें। तो क्यों ना हम जो एंड में करेंगे वो हम पहले ही कर लें, ताकि हमें रिवीजन का भी टाइम मिल जाए, तो हम ऐसे आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं कल की क्लास के साथ। बुद्धि परीक्षण है आपकी कल की क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भी आपको एक भी क्लास स्किप नहीं करनी है। समावेशी शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बुक है, और ये आपको एक भी क्लास स्किप नहीं करनी। मैथ के साथ साथ
तो चलिए फिर हम मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।